हम लोग खड़े हैं, भगना नहीं है, इधर ही आएंगे वो आन देना जी। देखो देखो आया जानता है चुप। दोस्तों, क्या आपने किसी 34 किलो के मोती के बारे में सुना है? या फिर क्या आप दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग का राज जानते हैं? खैर, ये सब छोड़िए, क्या आपको ये पता है कि आप चाहे तो चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के वीडियो में आपको ऐसी ही अतरंगी चीजें पता चलेंगी जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि आपके होश न उड़े तो कहिएगा। बस हमारा और वीडियो का साथ अंत तक मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में ऐसी गजब की चीज आपको पता चलेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब वो क्या है, इसे जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो। आपके सामने दो अलग अलग मोती हैं, जिनमें से एक की कीमत $3 है और दूसरे की कीमत $30,000 है। अब इसे देखकर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि मोती की असली कीमत जानना बहुत मुश्किल है। केवल एक्सपीरियंस्ड ज्वेलर्स ही इस चीज को परख सकते हैं और उन्हें ये भी बड़े अच्छे से पता होता है कि मोती हीरे से भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। असल में मोती का प्राइस उसके साइज, कलर, शेप, सरफेस क्वालिटी वगैरह पर डिपेंड करता है। मोती जितना बड़ा और स्मूथ होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम दुनिया में पाए जाने वाले सबसे महंगे मोती की बात करें तो उसका वजन 75 पाउंड यानी 34 किलो है और उसकी कीमत करीब $100 मिलियन थी। अब इस प्राइस रेंज को बीट कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर हम रेगुलर शेप वाले मोतियों की बात करें तो उसमें काफी यूनिक मोती होते हैं। मेलो पर्ल्स प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत बनावट है, जिसे मेलो स्नेल्स द्वारा तैयार किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन स्नेल से मोती मिलने की संभावना हजारों में एक बार होती है। इसलिए इस हाई क्वालिटी मोती की कीमत $75,000 के आसपास होती है और इससे बनी ज्वेलरी 2,50,000 की प्राइस रेंज में बिकती है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर मोती इतने महंगे होते ही क्यों हैं? ये तो बस काम्स के शरीर से निकाले गए पत्थर हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली इसके सवाल में ही इसका जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि मोती एक अकेला पत्थर है जिसे लिविंग क्रिएचर के शरीर से निकाला जाता है और यही चीज इसे इतना महंगा बनाती है। घोंघे का जब किसी भी बाहरी चीज के प्रति प्रोटेक्टिव रिएक्शन होता है, तब जाकर ये मोती उसके शरीर में बनते हैं। यहाँ तक कि जब आर्टिफिशियल कल्टीवेशन होता है, तब भी इसी तरह के नेचुरल तरीके का इस्तेमाल करके मोती को तैयार किया जाता है। इसलिए हर मोती पूरी तरह से नेचुरल होता है, जिसे वाइल्ड लाइफ द्वारा क्रिएट किया जाता है। पर जरा आप कल्पना करके देखिए, किसी को मेलो पर्ल अचानक से ही मिल जाए तो क्या होगा, क्योंकि लोग इस तरह के घोंघे को खाते हैं। अब जैसे कि आप रिक एंटोस नाम के शख्स के बारे में ही सुन लीजिए। इन्होंने $15 के ऑयस्टर को ग्रैंड सेंट्रल ऑयस्टर बार से खरीदा, जिसमें निकले हजारों डॉलर्स के मोती को ये बस खाने ही वाले थे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर इन्होंने मोती को देख लिया और ये मालामाल हो गए। दोस्तों, अब आते हैं दुबई पर। मिडिल ईस्ट में मौजूद ये शहर बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल और टूरिस्ट सेंटर है, जिसे आप लग्जरी का असली किंगडम कह सकते हैं। लेकिन ये बात आती है कि आखिर दुबई के पास इतना सारा पैसा आया कहां से, जिसने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया? क्या इसकी वजह टूरिज्म थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई को दुबई बनने में काफी समय लगा और तब लोग यहाँ ज्यादा आते नहीं थे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि दुबई को इतना अमीर बनाने में यहाँ की तेल की खदान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये चीज काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर तेल की खोज भी 1966 में हुई थी। लेकिन इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है और हम दुबई के बारे में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दुबई में तेल की खोज से पहले यहाँ के लोगों की असली इनकम मोतियों पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि दुबई को पर्ल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के लगभग सभी पुरुष समुद्र के अंदर जाकर घोंघे खोजने का काम करते थे और ऐसा करते वक्त वो अपनी जान की परवाह तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनके पास कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे। वो वक्त 19वीं शताब्दी का था जब ये लोग सीख चुके थे कि कैसे मोतियों को ग्रो करना है और इससे प्रॉफिट बनाना है। हालांकि अब ये काम इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन पर्ल डाइवर्स के गांव में जाकर आप उस समय की झलकियां देख सकते हैं, जो आज के समय के दुबई से तो पूरी तरह अलग है। अब दुबई वाकई में दुबई बन चुका है, जिसका अपना एक महत्व है। पर दोस्तों, आपको दुबई कैसा लगता? क्या आपको भी यहाँ जाना पसंद है? अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट में बताना मत भूलना।
वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ पर भी हैरान करने वाली कम चीजें नहीं हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर लियोनार्डो दा विंची की सल्वाटर मुंडी को देख लीजिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी समय तक खोई हुई थी और जब इसे 2017 की नीलामी में बेचा गया तब ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई और इसे खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि सऊदी प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान अल सऊद थे। जब इन्होंने पेंटिंग खरीदी तो हर किसी को लगा कि अब अबू धाबी के म्यूजियम में रखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पेंटिंग गायब हो गई और तब इसे दूसरे प्रिंस के यार्ड पर देखा गया। लेकिन जब एक्सपर्ट ने जांच की तो पाया वो तो असली रोनाल्डो दा विंची की पेंटिंग नहीं है। खैर, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग न हुई तो क्या हुआ, अबू धाबी में देखने लायक बहुत सी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कई सारी यादगार पेंटिंग है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। पर अगर हम यहाँ की फेमस पेंटिंग की बात करें तो वो है एलिगोरी ऑफ स्मेल और सल्वाटोर मुंडी की तरह ये काफी लंबे समय तक खो गई थी। हालांकि फिर ये पेंटिंग रीसेलर के पास आ गई जिसका प्राइस करीब $500 था और तब इसे नीलामी में ले जाया गया, जहां पर इसका प्राइस रॉकेट की तरह उड़ता हुआ $8,70,000 पहुंच गया और उसके बाद ये प्राइस मिलियन में पहुंच गया और ये कहानी ऐसी ही बढ़ती रही। अंत में इसे $4 मिलियन में बेचा गया और ये पहली बार नहीं है जब किसी आर्ट पीस की वैल्यू इंसान को हैरान करती है। पर फिर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कैनवस के ऊपर किए गए पेंट कलर से बनाई गई तस्वीरें आखिर इतना महंगा प्राइस कैसे होल्ड कर सकती हैं। अब इसके लिए प्रॉपर जानकार बनना है तो आपको आर्ट हिस्टोरियन होना पड़ेगा, लेकिन अगर मोटा मोटा बताएं तो दोस्तों, आर्टिस्ट जितना ज्यादा फेमस है उसकी पेंटिंग उतनी ही ज्यादा बिकेगी और पेंटिंग जितनी ज्यादा पुरानी होती जाएगी उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हालांकि ये चीज हमेशा काम करे ये भी जरूरी नहीं है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने बाद में बहुत ही बेहतरीन काम किया, लेकिन उनके करियर की शुरुआत में उनके काम को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। अब जैसे कि आप माइकलैंग्लो को देख लीजिए। जी हाँ, वही माइकलैंग्लो जिन्होंने सिस्टीन चैपल सीलिंग को पेंट किया था और स्टैच्यू ऑफ डेविड को बनाया था, पर शुरुआत के समय में इन्होंने एंशिएंट रोमन स्टैच्यू भी बनाए हैं। अब कई लोगों को धोखा लग सकता है, पर इस महान आर्टिस्ट ने साल 1496 में एक स्लीपिंग कुपिड का फिगर बनाया और उसमें केमिकल्स मिलाकर जमीन के नीचे गाड़ दिया था ताकि ये स्कल्पचर एंशिएंट लगे और फिर बाद में जमीन से इसे निकालकर कार्डिनॉल नाम के डीलर को दे दिया गया। वो तो कार्डिनॉल को बाद में इस फ्रॉड के बारे में पता चला और फिर इन्होंने माइकलैंग्लो से अपने पैसे मांगे और इनके बीच काफी विवाद भी हुआ। पर इस पूरी स्टोरी से एक चीज तो पता चलती है कि अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट भी दूसरों से अपना आइडिया लेते हैं। अब जैसे कि आप डिज्नी को ही ले लीजिए। जी हाँ, आपको भले ही विश्वास ना हो, लेकिन डिज्नी कंपनी की हिस्ट्री में भी ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स हुए हैं जिसका अंदाजा आपको डिज्नी के द लायन किंग और एनिमे किम्बा द व्हाइट लायन का कंपैरिजन करके लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर न सिर्फ एक जैसी दिखती हुई सीन देखेंगे बल्कि कैरेक्टर के नाम भी आपको काफी मिलते जुलते मिलेंगे। और जाहिर सी बात है कि किम्बा द व्हाइट लायन को पहले बनाया गया था। हालांकि डिज्नी का ऐसा साफ साफ कहना है कि किसी भी तरह की सिमिलैरिटी सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट है, पर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कहीं से भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। अब इससे चीज तो साफ पता चलती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ओरिजिनल चीजों को देखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। खैर, एक इंसान का दूसरे इंसान से आइडिया लेना अलग चीज है, लेकिन आपका स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहना है? दोस्तों, 1979 में एक एग्रीमेंट पास हुआ जिसके मुताबिक हमारा मून और उसके मिनरल्स मैनकाइंड को बिलोंग करते हैं। हालांकि केवल 11 देशों ने इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेनिस होप जैसे कुछ लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चांद पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जहां इनका कहना है कि ये साल 1980 से मून के ऑनर है। असल में इन्होंने लीगल लूप होल का एडवांटेज उठाते हुए अपने शातिर दिमाग से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम एग्रीमेंट के तौर पर देखें तो मून किसी की भी जुरिडिक्शन में नहीं है। यही कारण है कि ये अपनी अच्छी खासी वेबसाइट चलाते हैं जिसमें ये मून के अलावा बाकी प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट पर अपना हक जमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा भी कमा रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने इन पर केस किया है, लेकिन जब इस तरह का कोई नियम कानून बना ही नहीं है तो कानून भी क्या कर सकता है।
ऐसे में साल 1980 से कोई भी इंसान किसी भी स्पेस बॉडी को खरीद सकता है और आने वाले समय में तो इनके जैसे और भी लोग देखने को मिल जाएंगे जो 50% सेल पर चांद के ऊपर जमीन देने का दावा करेंगे। अब आप देखिए आपको उनसे कैसे डील करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन अतरंगी चीजों के बारे में जानकर बहुत मजा आया होगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।